हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान में टॉपिक 5 पियाजे कोहलबर्ग वाइगोत्स्की निर्माण एवं समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे जीन पियाजे के बारे में, कोहलबर्ग के बारे में, वाइगोत्स्की के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास या समझ के विकास का सिद्धांत दिया था और इन्होंने दो तरीके के सिद्धांत दिए थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि एक बालक में आयु के साथ अपने आप परिवर्तन होता है तथा या तो बालक में सीख कर परिवर्तन होते हैं। जो परिवर्तन बालक में आयु के साथ होते हैं उसको जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कहा तथा जो परिवर्तन बालक में सीख कर होते हैं उसे जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। अर्थात जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई तथा संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में बताया। जीन पियाजे ने के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को हम देखते हैं तो जीन पियाजे ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं और पहली अवस्था है संवेदी प्रेरक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था। यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष की होती है। जब मैं आपको विकास की अवस्थाएं पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि संवेदी जो शैशवावस्था था उसे जीन पियाजे ने संवेदी प्रेरक अवस्था कहा था। तो जो भी विशेषताएं शैशवावस्था के बालकों में होती है वे सारी विशेषताएं संवेदी प्रेरक अवस्था में पाई जाती है। संवेदी प्रेरक अवस्था में पहली विशेषता होती है इस अवस्था में जानने के लिए संवेदी अंगों पर निर्भरता होती है। संवेदी अंग अर्थात आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। इस अवस्था के बालक जानने के लिए या कुछ समझने के लिए अपने अंगों पर निर्भर होते हैं क्योंकि इस अवस्था के बालक ना तो कुछ बात कर पाते हैं ना या किसी से कुछ कह पाते हैं। तो ये अपने संवेदी अंगों के द्वारा ही किसी भी वस्तु को छू कर या चख कर जान पाते हैं। अर्थात जानने के लिए संवेदी अंगों पर निर्भरता होती है। दूसरी विशेषता है हाथ पैर से सोचने की अवस्था। इस अवस्था के बालक कुछ भी सोचते हैं तो वे केवल उसमें अपना हाथ और पैर का उपयोग करते हैं। इस अवस्था में जीवत्वारोपण पाया जाता है अर्थात निर्जीवों को भी ये सजीव समझते हैं। जैसे अगर ये खिलौने इनको दे दिया जाए, कोई डॉल दे दिया जाए, कोई और टॉय दे दिया जाए तो ये उसे जीवित समझते हैं और उनसे बातें भी करते हैं। अर्थात जीवत्वारोपण मतलब ये निर्जीव को भी सजीव समझते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पे। तो जीवत्वारोपण के बाद इनमें वस्तु स्थायित्व पाया जाता है। वस्तु स्थायित्व अर्थात संसार की वस्तुएं स्थायी होती हैं। संसार की वस्तुएं स्थायी होती हैं अर्थात नष्ट नहीं होती हैं। इनके अनुसार जो भी वस्तुएं संसार में पाई जाती हैं वे हमेशा रहेंगी और कभी भी वे नष्ट नहीं होंगी। जैसे अगर हम किसी भी बालक के खिलौनों को छुपा दें तो वे उन खिलौनों को फिर से ढूंढना शुरू कर देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि खिलौना यहीं कहीं पर होगा। अर्थात इसमें वस्तु स्थायित्व पाया जाता है। निर्देशित व्यवहार अनुकरण की प्रवृत्ति होती है इनमें। अर्थात अगर हमारे यहाँ कोई छोटा बच्चा है और हम सफाई कर रहे हों तो ये खुद भी हमें देखकर सफाई करने लग जाते हैं। जैसे अगर हम सब्जी काट रहे होते हैं और ये कहीं दूर से देख रहे हैं तो ये इनको भी मौका मिलने पर ये भी काटने लगते हैं सब्जी और कई बार तो इन्हें इसके लिए चोट भी लग जाती है। तो इनमें निर्देशित व्यवहार पाया जाता है। तो जीन पियाजे की पहली अवस्था थी संवेदी प्रेरक अवस्था जिसे हम इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होता है और इसकी विशेषताएं संवेदी अंगों पर निर्भरता, हाथ पैर से सोचने की अवस्था, जीवत्वारोपण, वस्तु स्थायित्व, निर्देशित व्यवहार।
जीन पियाजे ने दूसरी अवस्था बताई थी पूर्व संक्रिया अवस्था या प्राक संक्रिया अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष के बच्चों में होती है। इसे इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। पूर्व संक्रिया अवस्था अर्थात संक्रिया मतलब होता है तार्किक चिंतन और पूर्व मतलब होता है पहले, अर्थात तार्किक चिंतन के पहले की अवस्था को हम पूर्व संक्रिया अवस्था या प्राक संक्रिया अवस्था कहते हैं। इस अवस्था के बालकों में तर्क करने की क्षमता का विकास नहीं हुआ रहता है, अर्थात यह तार्किक चिंतन प्रारंभ होने के पहले की अवस्था होती है। इसमें तार्किक चिंतन का अभाव होता है, और अगर तार्किक चिंतन का अभाव है तो इसमें व्युत्क्रमणिता का भी अभाव है। व्युत्क्रमणिता इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था विकास की अवस्थाओं में कि अनुत्क्रमणिता क्या होती है और व्युत्क्रमणिता क्या होती है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं वह वीडियो तो एक बार देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। इस अवस्था के बालकों में अंतः प्रज्ञा चिंतन पाया जाता है, अर्थात ऐसा चिंतन जो केवल बुद्धि तक सीमित हो, अर्थात जिसका वातावरण से सही सामंजस्य ना हो। मतलब ये अपने ही मस्तिष्क में अपने खुद के विचार बनाते रहते हैं और ज़रूरी नहीं है कि उनके विचार वातावरण के अनुसार सही हो। मतलब इनमें अंतः प्रज्ञा चिंतन पाई जाती है। इनमें केंद्रण की विशेषता होती है। केंद्रण अर्थात किसी वस्तु, घटना अथवा विचार का केवल यह एक पक्ष ही देख पाते हैं। जैसे अगर इन्हें किसी ग्लास में और कटोरी में पानी दिया जाए तो इन बच्चों को ग्लास में रखा गया पानी ज़्यादा लगेगा और कटोरी में रखा गया पानी कम लगेगा, क्योंकि ग्लास इन्हें देखने में बड़ा लगेगा और जो कटोरी रहेगी वो इनको देखने में छोटी लगेगी। इस अवस्था के बालकों में तर्कणा का दिवा स्वप्न होता है, अर्थात ये तर्क तो करते हैं परंतु आवश्यक नहीं है कि इनके तर्क सही ही हों। इनमें अंतःक्रमणिता पाई जाती है। अंतःक्रमणिता अर्थात अगर हम 12 में 14 जोड़ें तो 4 2 6 1 1 2 26 आएगा, या इसे तो समझ पाते हैं। लेकिन अगर हम 26 में फिर से 14 को घटा दें तो 12 आ जाएगा। ये बालक समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि यह होती है व्युत्क्रमणिता और यह है अनुत्क्रमणिता। इस अवस्था को मस्तिष्क की तैयारी का काल कहते हैं, क्योंकि इस समय पूर्व संक्रिया अवस्था में मस्तिष्क का निर्माण शुरू हो जाता है और बालक सोचने विचारने लगता है। तो पूर्व संक्रिया अवस्था की यह विशेषताएं थी, जो कि 2 से 7 वर्ष तक होती है। तार्किक चिंतन का प्रारंभ, अंतः प्रज्ञा चिंतन, केंद्रण, तर्कणा का दिवा स्वप्न, अनुत्क्रमणिता, मस्तिष्क की तैयारी का काल। इसके बाद तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रिया अवस्था या ठोस या कंक्रीट संक्रिया अवस्था या स्थूल संक्रिया अवस्था, यह सब इसी के नाम है। मूर्त कहा जा सकता है, ठोस कहा जा सकता है, कंक्रीट कहा जा सकता है और स्थूल संक्रिया अवस्था कहा जा सकता है। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों में होती है। इस अवस्था की पहली विशेषता है कि इसमें तार्किक चिंतन का प्रारंभ हो जाता है, लेकिन वह तार्किक चिंतन मूर्त होता है, अर्थात जो चीज़ें इन्हें दिखाई देती हैं प्रत्यक्ष रूप से ये उन्हीं के बारे में विचार या तर्क कर पाते हैं। अमूर्त तार्किक चिंतन का इनमें अभाव होता है। अगनात्मक तार्किक चिंतन में पाया जाता है, लेकिन निगनात्मक तार्किक चिंतन नहीं पाया जाता है। आगमनात्मक तार्किक चिंतन अर्थात ऐसा चिंतन जिसमें हम पहले उदाहरण बताते हैं उसके बाद नियम बताते हैं, उसे आगमनात्मक तार्किक चिंतन कहते हैं। जैसे संज्ञा की परिभाषा देने से पहले हम बताएं मेज, कुर्सी और पुस्तक, उसके बाद बताएं कि यह सब संज्ञा का उदाहरण है, तो इसे हम बोलेंगे तो इसे आगमनात्मक तर्क कहा जाता है, अर्थात उदाहरण से नियम की ओर। इसे विशिष्ट से सामान्य की ओर भी कहते हैं, क्योंकि जो उदाहरण होते हैं वो हमारे सामान्य नहीं बल्कि विशिष्ट होते हैं, और जो नियम होते हैं वे सामान्य होते हैं, क्योंकि नियम हमेशा सामान्यीकरण करने के बाद बनते हैं और उदाहरण हमेशा विशिष्ट होते हैं, क्योंकि हर एक संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट के लिए हम अलग अलग उदाहरण का प्रयोग करते हैं। तो आगमनात्मक तर्क अर्थात उदाहरण से नियम की ओर,
विशिष्ट से सामान्य भी इसे कहा जाता है और इसे खोज का तर्क भी कहते हैं। दूसरा होता है निगमनात्मक तार्किक चिंतन, जो कि इस अवस्था के बालकों में नहीं पाया जाता है। यह होता है नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, और इसे हम प्रमाण का तर्क भी कहते हैं। निगमनात्मक तार्किक चिंतन का अभाव होता है। इसके बाद इसकी अन्य विशेषता है कि इस अवस्था के बच्चों में अयथार्थ कल्पना अर्थात अवास्तविक कल्पना पाई जाती है। जैसे यह कार्टून को देखते हैं तो वे कार्टून में जो भी कैरेक्टर देखते हैं उसे ये सच मानते हैं और वे उसी की तरह अभिनय भी करने की कोशिश करते हैं। इस अवस्था के बच्चों का मस्तिष्क वर्गीकरण कर सकता है। वर्गीकरण अर्थात यह अपने गुण विशेषताओं के आधार पर दो वस्तुओं व्यक्तियों में ये वर्गीकरण कर पाते हैं। संगठन की विशेषता पाई जाती है अर्थात ब्लॉक्स वाले ये खिलौने बना सकते हैं, जोड़ सकते हैं। संरक्षण तर्क से अपनी बात को सही करना। पूर्व संक्रियावस्था में बच्चे तर्क तो करते थे लेकिन तर्क सही नहीं होता था, लेकिन मूल संक्रियावस्था में बच्चे तर्क करते हैं और तर्क उनके सही भी होते हैं अर्थात उनमें संरक्षण की विशेषता पाई जाती है। इनमें व्युत्क्रमणिता पाई जाती है, पलटावी जिसे हम कह सकते हैं, अर्थात मैंने आपको बताया कि अगर हम दो संख्याओं को जोड़ें तो तीसरी संख्या प्राप्त होती है, और लेकिन अगर उसी तीसरी में से हम एक संख्या घटा दें तो फिर से हमें वो अन्य संख्या प्राप्त हो जाती है। यह व्युत्क्रमणिता होता है। विकेंद्रण सभी पक्षों को देख पाना। इस अवस्था के बालक सभी पक्षों को समझ पाते हैं और विचार कर पाते हैं। तो ये थी मूल संक्रिया अवस्था की विशेषता जो कि 7 से 11 वर्ष के बच्चों में पाई जाती है। जीन पियाजे ने चौथी अवस्था बताई थी अमूर्त संक्रिया अवस्था या औपचारिक संक्रिया अवस्था, रूपात्मक, आकारिक, तात्विक संक्रिया अवस्था, और यह 11 से 18 वर्ष तक होती है। इंग्लिश में इसे कहते हैं फॉर्मल स्टेज। अमूर्त संक्रिया अवस्था, औपचारिक संक्रिया अवस्था, रूपात्मक संक्रिया अवस्था या आकारिक संक्रिया अवस्था, तात्विक संक्रिया अवस्था, जो कि 11 से 18 वर्ष तक के बच्चों में पाई जाती है। इसकी पहली विशेषता है अमूर्त तार्किक चिंतन का प्रारंभ। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देते हैं, अर्थात हम ये वह भी विचार कर पाते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से इनके सामने नहीं होता है। योजना निर्माण की क्षमता होती है इनमें। अमूर्त संकल्पनाओं की समझ होती है। ये निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं, अर्थात यदि हम इन्हें नियम बताएं फिर उदाहरण बताएं तब भी यह बात को समझ जाते हैं और इन्हें संप्रत्यय या विषय वस्तु समझ में आ जाती है। संज्ञानात्मक परिपक्वता का काल इसे कहते हैं क्योंकि इस अवस्था के बालकों में मस्तिष्क पूरी तरीके से विकसित हो जाता है और ये किसी भी चीज़ को समझ पाते हैं। ये यथार्थ कल्पनाएं करते हैं, अर्थात जो चीज़ें वास्तविक होती हैं ये वही सोचते हैं। आदर्श मूलक चिंतन, इस अवस्था के बालक आदर्शवादी चिंतन करते हैं, अर्थात यह समझने लगते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। ये 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था इसमें है संवेदी प्रेरक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था थी संवेदी प्रेरक अवस्था या इंद्रियगामक अवस्था। दूसरी अवस्था इन्होंने बताई थी पूर्व संक्रिया अवस्था। तीसरी अवस्था बताई थी मूर्त संक्रिया अवस्था। चौथी विशेष अवस्था थी अमूर्त संक्रिया अवस्था। जीन पियाजे के अवस्थाओं के बाद हम देखते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। जीन पियाजे ने कहा सीख कर समझ का विकास कैसे होता है। तो जीन पियाजे ने कहा कि सीख कर समझ का विकास स्कीमा में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। जब लोगों ने जीन पियाजे से यह पूछा कि सीख कर समझ का विकास किस प्रकार हो सकता है, तो जीन पियाजे ने इसका जवाब दिया कि सीख कर समझ का विकास संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। तब लोगों ने जीन पियाजे से पूछा कि स्कीमा क्या होती है फिर, तो जीन पियाजे ने कहा कि स्कीमा
स्कीमा सूचनाओं व अवधारणाओं के प्रखंड होते हैं, अर्थात हमारे मस्तिष्क में हम जो कुछ भी सोचते हैं, हमारे मस्तिष्क में हम जो भी कुछ भी सोचते हैं उसकी एक अलग अलमारी बन जाती है। जैसे अगर हम राजधानी याद करते हैं, भारत के राज्य और राजधानी, तो उसकी एक अलग अलमारी होती है। और अगर हम हिंदी में कवियों के नाम याद करते हैं तो वो अलग अलमारी उसकी बन जाती है। तो अगर हमें याद करना रहेगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, तो वह राज्य की राजधानी वाली अलमारी में या उस वाले ब्लॉक में रहेगी। और अगर हम तुलसीदास या कबीरदास के बारे में सोचेंगे तो वह एक अलग खंड में या अलग भाग में रहेगी जो कवियों वाला रहेगा। तो जीन पियाजे ने कहा कि स्कीमा अर्थात सूचनाओं व अवधारणाओं के प्रखंड जो हमारे मस्तिष्क में अलग अलग ब्लॉक में बटे हुए रहते हैं। तो यह था स्कीमा। अब बात करते हैं कि संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन होता कैसे है। तो जीन पियाजे ने कहा कि संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन निम्न 4 प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है, अर्थात यदि किसी बालक को कुछ बताया जाए तो वह उसे किस प्रकार समझता है, याद करता है, यह प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो जीन पियाजे ने कहा कि इसके लिए उन्होंने 4 सिद्धांत दिए। पहला है समावेशीकरण, एसिमिलेशन, दूसरा समंजन या समायोजन, एडजस्टमेंट, तीसरा साम्य धारण, इक्विलिब्रियम, चौथा अनुकूलन, एडॉप्टेशन। समावेशीकरण या आत्मसातकरण नवीन सूचनाओं को पहचानने व स्वीकार करने की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया से संज्ञानात्मक संरचना का प्रारंभ हो जाता है परंतु परिवर्तन नहीं होता है। मतलब यदि हम बालक को कुछ बताएं कि जैसे पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, तो वह पहले इसे पहचानेगा फिर स्वीकार करेगा। तो इस अवस्था में या इस सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना प्रारंभ तो हो जाती है, मतलब हमारे मस्तिष्क में यह कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, इसका एक अलग खंड बनना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन अभी हमारे मस्तिष्क में कोई भी परिवर्तन शुरू नहीं हुआ है। तो इस अवस्था में संज्ञानात्मक संरचना का प्रारंभ हो जाता है परंतु भी वह परिवर्तित नहीं होती है, इसमें समझ विकसित नहीं होती है, हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे समंजन या समायोजन की। तो समायोजन अर्थात नवीन सूचनाओं को संज्ञानात्मक संरचना में उपयुक्त स्थान देने की प्रक्रिया। जैसे हमने बालक को बताया कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, तो वह इस बात को अपने मस्तिष्क में उस खंड में रखेगा जहां उसे बाकी राज्य की राजधानी रखी है या जहां उसने बाकी राज्य की राजधानी याद की है। जैसे जब बालक यह जोड़ पाता है कि जैसे बिहार की राजधानी पटना है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, उसी प्रकार पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, तो हम समझ जाते हैं कि बालक का समंजन या समायोजन प्रारंभ हो गया है। इस प्रक्रिया में संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन शुरू हो जाता है और वह परिवर्तित हो जाती है। तो समायोजन में नवीन सूचनाओं को संज्ञानात्मक संरचना में हम उपयुक्त स्थान देते हैं। इसके बाद साम्य धारण। जब नवीन सूचनाओं को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं तो उसे हम साम्य धारण कहते हैं, अर्थात नवीन सूचनाओं को पूर्व ज्ञान से जोड़ने की प्रक्रिया साम्य धारण कहलाता है। जैसे अगर बालक क्या कहे कि यह वही कोलकाता है जहां मेरी मौसी रहती हैं, तो उसके मस्तिष्क में पहले से यह बात थी कि उसकी मौसी कोलकाता में रहती है और मैं भी कोलकाता की ही बात कर रहा हूँ, तो उसने कोलकाता को अपनी मौसी के घर से जोड़ दिया। तो नवीन सूचनाओं को पूर्व ज्ञान से जोड़ने की प्रक्रिया साम्य धारण कहलाती है। और साम्य धारण में नवीन सूचना को दृढ़ता प्राप्त होती है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि जीन पियाजे के किस सिद्धांत में नवीन सूचनाओं को दृढ़ता प्राप्त होती है, तो वह साम्य धारण है। इसके बाद अनुकूलन। नवीन सूचनाओं को विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करने की प्रक्रिया। जब हम यह जान जाएं कि विषय वस्तु के बारे में और उसके बाद उसे अलग अलग परिस्थितियों में प्रयोग कर सकें, तो वह अनुकूलन होता है या एडॉप्टेशन होता है। उदाहरण स्वरूप
जैसे भारत श्रीलंका का मैच कोलकाता में हुआ था, हम यह ना कह के कहें पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुआ। मतलब यदि बालक को पता रहेगा कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, तो वह यह कहेगा कि भारत श्रीलंका का मैच कोलकाता में हुआ या पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुआ। तो आज हम लोगों ने बात किया जीन पियाजे के बारे में, जीन पियाजे की अवस्थाओं के बारे में, जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में। आप इसे पढ़ लीजिए, लर्न कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।